नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रामपुर से, जहां सपा नेता आजम खां की पेशी आज है। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां की पेशी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण के इसमें यह पेशी है। आजम खां की पत्नी और बेटा भी आएंगे कोर्ट। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खां की पेशी। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण देने के मामले पर यह पेशी की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ फहीम खान हमारे साथ रामपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आज देखिए सपा नेता आजम खां की पेशी है एमपी एमएलए कोर्ट में, और जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण देने को लेकर यह पेशी हो रही है। क्या कुछ जानकारी, कितने बजे यह पेशी होगी, क्या कुछ दलीलें रखी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां, डॉक्टर तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम, आज इनकी तारीख लगी है, डेट लगी है। पिछली तारीख पे इन्होंने जो गवाह गए थे उसमें जिरह नहीं की थी। जिरह नहीं करने के साथ साथ इन्होंने अगली तारीख मांगी थी, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने इनके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। आज अगर ये जिरह नहीं करते हैं गवाह से, तो इनका जो जिरह का अवसर है वो समाप्त कर दिया जाएगा। बहस होगी, बहस में जो इनके अधिवक्ता हैं आजम खां के, अगर वो बहस नहीं करेंगे तो उसकी वो जो अवसर है इनका वो खत्म कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, और इनको नई तारीख दी जाएगी या फिर कुछ इससे हटके कुछ दूसरा फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से लगातार आजम खां मुश्किलों में घिरे हुए हैं, आज आजम खां की पेशी के बाद पता लगेगा कि आज क्या होने वाला है। लेकिन कुछ ही 1-1.5 घंटे के अंदर रामपुर के अंदर इनकी पेशी होगी। पेशी में इनके गवाहों से जिरह होनी है, और उसके बाद में कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी ठीक है फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए आज आजम खां की पेशी होनी है, और देखिए सबकी नजर इस पर है कि आखिर इस पेशी के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे कानपुर देहात। पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया। तो इरफान सोलंकी से भी मिलेंगे अखिलेश यादव। तो पुलिस हिरासत में मरने वाले मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया, और परिवारजन से मिलने अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंचेंगे। तो आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कानपुर देहात का दौरा है, और इस दौरान पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया है। इसके साथ ही साथ इरफान सोलंकी से भी अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, अखिलेश यादव आज कानपुर देहात जाएंगे, जहां पर पुलिस कस्टडी में बलवंत सिंह की मौत हो गई थी, और उसके परिजन से मिलने पहुंचेंगे, परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर बुलाया है, और इस दौरान ये मुलाकात होगी परिवारजन से। इरफान सोलंकी से भी अखिलेश यादव मिलेंगे। तो पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है अखिलेश यादव का। तो परिजनों के साथ मुलाकात करेंगे, क्या बातचीत होती है, क्योंकि मृतक बलवंत यादव की पत्नी ने खुद पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामजी, चूंकि आज अखिलेश यादव कानपुर देहात पहुंच रहे हैं, सबसे पहले उनका क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है, कहां कहां वो जाने वाले हैं, और जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है बलवंत के परिवार से मुलाकात करने का ये पूरा दौरा देखा जा रहा है। जी बिल्कुल,
मैं आपको बता दूं कि कानपुर देहात के लालपुर गांव के रहने वाले बलवंत सिंह व्यापारी हैं। वो अपने साथी गुड्डू और रवि के साथ में टोकर लेने लोडा से जा रहे, तभी सादे वर्दी में एक प्राइवेट गाड़ी से कुछ सिपाही और पुलिसकर्मी पहुंचते हैं और उनके साथ उनको जबरदस्ती हिरासत में ले जा करके मारपीट करते, जिससे कि बलवंत सिंह की मौत हो जाती है। इस मौत के बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता है। जो विपक्षी समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया, लगातार कार्रवाई की मांग है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो आरोपी पुलिसकर्मी थे, उनकी पहले कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एक सिपाही जो अनूप सिंह, जो काफी समय से फरार चल रहा था, उसको कन्नौज से गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछताछ करने में एसआईटी ने उसको जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही, कार्रवाई चल रही थी, जिसको लेकर के लगातार इस बात की मांग होती है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अखिलेश यादव मौके पर पहुंचे, उनके परिवार से मिले और पुलिस कर्मियों से जो कार्रवाई, निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग है, जिसको लेकर के आज शेड्यूल तय हुआ, जिसके में करीब 12:30 बजे के आसपास अखिलेश यादव कानपुर देहात के लालपुर गांव पहुंचेंगे, जहां परिवार लोग से मिलेंगे और अपनी शोक संवेदनाएं वहां व्यक्त करेंगे। उसके बाद वहां मिलने के बाद वहां के जो कमिश्नर, उनसे फोन से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद उनसे पूरे मामले न्याय कार्रवाई करने के साथ ही जो दोषी पुलिसकर्मी है, उन पर कार्रवाई की बात करेंगे। उसके बाद ही उनके ही पार्टी के, जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक कानपुर नगर के सीसों विधायक से सीसों विधानसभा के विधायक है इरफान सोलंकी, उन पर एक महिला के घर पर कब्जा करने और आग लगाने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके वो फरार हो गए थे। और 23 दिन बाद वो अपने भाई के 10 कानपुर कमिश्नर आवास पर सरेंडर करते हैं, जिस पर उन पर शिकंजा कसते उनको जेल भेज दिया गया। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा था कि 23 दिन तक उनका विधायक भटकता रहा, भाग रहा था, और ये सवाल उठ रहा कि आखिर अखिलेश यादव उनसे मिलने कानपुर क्यों नहीं आ रहा, पुलिस कमिश्नर से क्यों नहीं मिले। इस पर भी उनका एक प्रोग्राम रखा गया, जो सब करीब 1:40 पर वो कानपुर आएंगे। कानपुर में के जिला कारागार जाएंगे, वहां पर जेल में बंद इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही वहां पर जो उनके पार्टी के 2 अन्य विधायक है, हसन रूबी और अमिताभ बाजपेयी, वो अभी मौके पर होंगे, उनको गाइडेंस करेंगे किस तरह उनको काम करना है। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारियों से भी वो से मुलाकात करने के बाद वो उनसे निवेदन करेंगे कि किस तरह से पूरे मामले में जो कार्रवाई हो रही है, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, उसको लेकर वो पुलिस के आला अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद वो अपने ही जो कानपुर के इकाई के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह पिंटू ठाकुर, उनके आवास पे जाएंगे। वहां पर जा करके वहां पर पार्टी के जो नेता है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, उसको लेकर बैठक करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होंगे। और करीब 2:45 के आसपास वह बिठूर रोड पर उनके जो कार्यकर्ता अमरीश यादव, उनके घर पर जाएंगे। वहां पर कुछ देर समय बिताने के बाद वो सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। बढ़ती ठंड को लेकर सीएम के निर्देश सामने आए हैं। जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध हो रैन बसेरा, इसके निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी निरीक्षण करें। निराश्रितों और जरूरतमंदों को कंबल दिया जाए और समय से खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आप समय से कंबल खरीदें। तो कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों और उत्पादों को दे वरीयता, गुणवत्ता से ना हो समझौता। इसके साथ ही प्रदेश में तेजी से बढ़ते ठंड के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी जिलाधिकारी निराश्रित बुजुर्गों और यात्रियों सहित आम जनजीवन की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रविवार को आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देश। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। तो निराश्रितों को और जरूरतमंदों को कंबल दिया जाए। तो सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि समय रहते ये पूरी कंबल की खरीद भी हो और जो खरीद है कंबल की वो उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, किसी भी तरह का कोई समझौता ना किया जाए और समय पर उसकी खरीद की जाए ताकि लोगों तक इसे समय तक पहुंचाया जा सके। तो रैन बसेरों की भी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती है जहां रैन बसेरे में कई सारी अनियमितताएं पाई जाती हैं या व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसको देखते हुए पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं कि रैन बसेरे को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए, ताकि जिस तरह आगे आने वाले वक्त में ठंड धीरे धीरे जिस तरह बढ़ रही है उसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, जिनका घर नहीं है, कम से कम वो रैन बसेरे में जाकर रुक सके
और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ रही है और उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करके तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। चाहे वो कंबल वितरण की बात हो या फिर निराश्रित और जरूरतमंदों को रैन बसेरे में रहने की बात हो, उसकी व्यवस्था ठीक करने की बात हो, हर एक पहलू पर जिक्र किया है और तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पारा दिन पर दिन गिर रहा है उसको लेकर के चिंता जाहिर करते हुए तमाम जो प्रदेश के जिले के जिलाधिकारी उनको साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो गरीबों के लिए व्यवस्थाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, चाहे वो कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वो और रैन बसेरों की व्यवस्था हो, इनको सुधारा जाए, तत्काल प्रभाव से इनको लागू किया जाए। अक्सर देखने को मिलता है कि आज जो रैन बसेरे हैं वो सिर्फ कागजों पर ज्यादा चलते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति कुछ अलग होती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी इस तरह के सख्त हिदायत दी थी और कई आज जो रैन बसेरे उनका निरीक्षण खुद किया था। हालांकि लखनऊ में संभव हो सकता है क्योंकि लखनऊ में मुख्यमंत्री खुद रहते हैं और कभी भी चाहेंगे वो तो रैन बसेरों में निरीक्षण करने पहुंच जाते। पिछली बार वो जिया मऊ गए थे, वहां पर बाकायदा जो लोग रहते हैं वहां पर उनसे बातचीत की थी, उनसे जायजा लिया था कि आखिर जो सरकार की ओर से व्यवस्थाएं दी जा रही वो उन तक पहुंच भी रही या नहीं रही है। इस बार भी ऐसा ही कुछ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तमाम जो जिलाधिकारी हैं, तमाम जो नगर निगम है उनको कि साफ तौर पर की जो व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों की उनको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए और व्यवस्थाएं सिर्फ नाम मात्र को ना हो, जमीन पर उनका असर दिखाया जाए। जो जमीन मजदूर हैं, जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं, उनको ले जाकर के वहां पर सुलाया जाए, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता तमाम बार कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके क्षेत्र में कहां पर रैन बसेरा। तो ऐसे में आम जनता जो गरीब तबका है उसको समस्या होती। तो ऐसे में जो पिछली बार देखा गया था कि निर्देश की बात में पुलिस भी लगाई गई थी, इस काम में पुलिस को जिम्मेदारी दी गई थी, जो लोग सड़कों पर सो रहे हैं उनको वहां से ले जाकर के रैन बसेरों तक छोड़ा जाए। इस बार भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आज जो कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, कंबल वितरण क्या होता है उसको उसमें तेजी लाई जाए और जल्द से जल्द कंबल उसकी चाहे वो खरीदारी हो चाहे वितरण का काम हो उसको शुरू कर दिया जाए। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कंबल वितरण के लिए बजट पास होता है लेकिन वो इतना लेट हो जाता है कि सर्दियां चली जाती। सिर्फ लखनऊ की बात करें, लखनऊ में नगर निगम है लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं अभी तक सुस्त पड़े हुए थे। कल जब देर रात मुख्यमंत्री का निर्देश आया उसके बाद सुबह जारी, हालांकि कागजों पर रैन बसेरे की व्यवस्थाएं बेहतर है लेकिन जमीन पर कुछ अलग है, क्योंकि सरकारी बजट इसमें अच्छा खासा खर्च होता है लेकिन इन सबके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं। साथ ही साथ लकड़ी गिराने का जो काम होता है, आग जलाने का चौराहों पर काम होता है, अलाव का, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्योंकि लखनऊ राजधानी है। जब यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं ठीक है तो बाकी प्रदेश के जिलों में व्यवस्थाएं क्या ठीक होंगी। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कितना कुछ सुधरते हैं अधिकारी, कितना कुछ काम बेहतर करते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अश्विनी, और ये तस्वीरें भी देखने वाली होगी क्योंकि अक्सर कई सारी खामियां पाई जाती हैं, इन व्यवस्थाओं को लेकर तमाम शिकायतें भी आती हैं। हालांकि अब जब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर संज्ञान ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी कि जमीनी हकीकत क्या कुछ बयां करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बंदियों को स्वरोजगार के साथ धार्मिक आस्था से भी जोड़ेगी सरकार। तो कैदियों के बनाएंगे रामनामी पटके और गमछे, धार्मिक स्थलों पर मचाएंगे धमाल। तो फतेहगढ़ जेल की महिला और पुरुष कैदी रामनामी पटके गमछे को ले रहे प्रशिक्षण। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट में बिक्री के लिए सप्लाई। तो कैदियों को प्रमाण पत्र के साथ रोजगार कराया जाएगा उपलब्ध। स्वरोजगार के लिए दिलाया जाएगा लोन। तो अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट में ये बिक्री करवाई जाएगी, सप्लाई किया जाएगा। तो कैदियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, रोजगार कराया जाएगा उपलब्ध। तो स्वरोजगार के लिए दिलाया जाएगा लोन। बंदियों और को स्वरोजगार के साथ धार्मिक आस्था से भी जोड़ेगी ये सरकार का ये प्रयास, जहां कैदियों के बनाए रामनामी पटके और गमछे को फतेहगढ़ जेल की महिला और पुरुष कैदी रामनामी पटके गमछे को बनाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और चित्रकूट में बिक्री के लिए सप्लाई करेंगे। वहीं
एमबीबीएस कोर्स में पहले साल से नए विषय जुड़े। पहले सत्र में होगी महामारी और क्लिनिकल की पढ़ाई। तो सामुदायिक चिकित्सा में परिवारों को गोद लेने जैसे नए कार्यक्रम शामिल। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लिए ये अहम बदलाव। मौजूदा चिकित्सा चुनौतियों में डॉक्टरों को दक्ष बनाने की व्यवस्था की जा रही है। तो सामुदायिक चिकित्सा में परिवारों को गोद लेने जैसे नए कार्यक्रम शामिल होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ये अहम बदलाव किए हैं। तो मौजूदा चिकित्सा चुनौतियों में डॉक्टरों को दक्ष बनाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। अब एमबीबीएस कोर्स में पहले साल से नए विषय जुड़ेंगे। तो पहले सत्र से होगी महामारी और क्लिनिकल की पढ़ाई। तो सामुदायिक चिकित्सा में ये परिवारों को गोद लेने जैसे नए कार्यक्रम शामिल होंगे। विदेश दौरों में यूपी को निवेश के कई अहम प्रस्ताव। 5000 एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी। अमेरिका में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू। तो खाड़ी देशों में 50,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का होगा समावेश। भारत में बदल जाएगी हायर एजुकेशन की तस्वीर। तो फ्लॉकन एक्स के साथ एमओयू साइन हुआ है। तो नोएडा में बनेगा सेंटर। स्टार कंसोर्टियम के साथ डाटा सेंटर का एमओयू साइन हुआ है। इसके साथ ही सिंगापुर का एसएलजी कैपिटल भी बनाएगा डाटा सेंटर। जापान की सीको एडवांस लाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में यूनिट लगाएगी सीको एडवांस। जापान की कंपनी सीको करेगी 850 करोड़ रुपए का निवेश। यूपी के हजारों नौजवानों को मिलेगा रोजगार। 22 दिसंबर को सीएम योगी के सामने प्रस्तुत होगी दौरों की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज शाम 5 बजे महंत दिग्विजयनाथ पार्क जाएंगे सीएम। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में शामिल होंगे सीएम। ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। तो आज शाम 5 बजे ये देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होने जा रहा है। तो ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। और देखिए 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है। और अधिक जानकारी के साथ हरेंद्र। बढ़ेंगे आगे खबरों में। शीतलहर के साथ साथ कोहरे की चादर ने बढ़ाई ठंड। तो आज सुबह से कोहरे की चादर से सड़क पर सन्नाटा है। लाइट जलाकर वाहन सड़कों पर भर रहे हैं फर्राटा। तो जलन के साथ शुरू हुई ठंड से लोग हुए हैं परेशान। तो आज सुबह से ही कोहरे की चादर, सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला है। देखिए धीरे धीरे अब जो ठंड है वो बढ़ने लगी है, ठिठुरन बढ़ने लगी है और जलन के साथ शुरू हुई ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं। तो शीतलहर के साथ साथ कोहरे की चादर ने ठंड बढ़ा दी है। अब सूर्य की रोशनी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोहरे की चादर से ढका है पूरा आसमान। तो लाइट जलाकर वाहन सड़कों पर अपने फर्राटे भरते हुए नजर आए। तो धीरे धीरे जो कोहरा है वो बढ़ता जा रहा है सड़कों पर। और अधिक जानकारी के साथ, तमाम तस्वीरों के साथ जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए जिस तरह धीरे धीरे ठंड का जो मिजाज है वो बदल रहा है और ठंड अब ठिठुरन में तब्दील हो रही है। और देखिए कोहरे की चादर भी सुबह सुबह अब देखने को मिल रही है। गाजियाबाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह की वहां पर अभी ठंड का माहौल है? जितेंद्र, तो चलिए जितेंद्र से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जलन के साथ ये ठंड शुरू हुई है जिससे लोग परेशान भी हैं। और शीतलहर के साथ कोहरे की चादर ने ठंड बढ़ा दी है। अब सड़कों पर कोहरे की चादर देखने को मिल रही है जिससे कहीं ना कहीं आने जाने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से लगातार देख रहे हैं ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और अब कोहरे की चादर सड़कों पर नजर आ रही है, गाजियाबाद का जिक्र किया जाए तो किस तरह से अभी ठंड ने दस्तक दी है गाजियाबाद में? तो इस सीजन के ये पहला ऐसा दिन है जो इतना घना कोहरा जो आया है। हालांकि काफी देर हो चुकी है, लेकिन जो कोहरा आया है उससे कहीं ना कहीं ठंड में अब बदलाव देखने को मिला है। और अगर आज सुबह की बात की जाए तो लगभग जिन बच्चे जो स्कूल जाते हैं, लगभग 8 बजे का उनका स्कूल होता है, तो वो बच्चे भी लगभग बड़े कम दिखाई दिए सड़कों पर। और क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी तो वो भी लेट पहुंचे और अब तक जैसे कि लगभग 9:30 बजने वाले हैं, लेकिन सड़क पर जो विजिबिलिटी है वो 50 से कम की दिखाई दे रही है और हाईवे पर और भी ज्यादा बुरा हाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर शहरों की बात की जाए, अंदर की बात की जाए, तो वहाँ पर भी इसी तरह का हाल है जी। इसके साथ ही साथ जितेंद्र, क्या कुछ तैयारियां अब प्रशासन की शासन की तरफ से की जा रही है? क्योंकि देखिए ठंड अब बढ़ गई है, कहीं ना कहीं ठिठुरन वाली ठंड हो रही है और अब जगह जगह आग जलाने की भी तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? दिल्ली को लेकर प्रशासन की ओर से अगर बात की जाए तो उनका लगातार दावा है कि अलाव के लिए लगातार लकड़ियों को इकट्ठा किया गया है और अब उनको जलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर अलाव जलाई जा रही है और साथ ही जो रैन बन रहे हैं वहाँ पर इस तरह के प्रबंध ज्यादा किए गए हैं। और साथ ही जिस तरह से ठंड बढ़ी है तो उनकी सुरक्षाओं को लेकर और खासतौर पर वहाँ किस तरह की सर्दी है, वहाँ किस तरह के सामान लोगों को उपलब्ध हो पा रहे हैं, कंबल बराबर है या नहीं है, बेड बराबर है या नहीं, क्या वो लोग हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है कि कोई भी जो लोग है या कोई भी जो प्रवासी है वो इस तरह की ठंड की चपेट में ना आए। ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो प्रदेश में ठंडक ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते कई जिलों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन जगह जगह अलाव की व्यवस्था कर रही है। तो वहीं मेरठ में प्रशासन की व्यवस्थाओं की न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने ग्राउंड पर जाकर रियलिटी चेक किया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, दिसंबर का महीना है। गरीबों के लिए आग का सहारा ही रात गुजारने का भरोसा होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं किस तरह से आग के सहारे बैठ करके अपनी रात गुजार रहे हैं। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, दिसंबर का महीना है और तकरीबन अगर बात की जाए तो 17 से 18 तारीख है। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरठ के मेडिकल के अंदर नगर निगम की बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएं हैं, लोगों से जानेंगे। क्योंकि मेडिकल के अंदर जो बाहर से आने वाले लोग हैं, पेशेंटों के साथ आने वाले लोग हैं, उनको ठंड काटना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो फिलहाल हमारे साथ यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? बाहर के रहने वाले हैं। देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है, रात गुजारना पेशेंट के साथ बड़ा लंबा पड़ता है। तो क्या कहेंगे कि आग के सहारे किस तरह से रात गुजर रही है? आग के सहारे गुजर लीजिए, देखो तुम्हारे सामने बैठे हैं। ठंड में आग ही एक ऐसा सहारा है जो रात गुजार सकता है। तो क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है मेरठ नगर निगम की? जी क्या कह सकते हैं, देखो तुम्हारे सामने की बात है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ देख लो। रैन बसेरे के बाहर बैठे हुए हैं, क्या अंदर जाकर के सोने की व्यवस्था ठीक ठाक? बैठे नहीं है, क्या कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? अमन। क्या कहेंगे? देखिए रात बहुत लंबी है और ठंड का महीना है, दिसंबर महीना चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आग के सहारे खड़े होकर के रात गुजार रहे हैं, क्या कहेंगे? सर यहाँ पे तो आग के सहारे हम रात गुजार रहे हैं, ठंड बहुत है तो क्या कर सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपका क्या नाम है? सोनू। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, आग बढ़िया जला रखी है, सही है। नगर निगम की अच्छी व्यवस्था मिल पा रही है। हाँ जी अच्छी व्यवस्था मिल पा रही है। मेडिकल के अंदर लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ की अगर बात की जाए तो नगर निगम थोड़ा ध्यान दे रहा है। हाँ जी सर, बढ़िया व्यवस्था। रैन बसेरे के पास बैठे हुए हैं मेडिकल में। अच्छा, रैन बसेरे में भी बैठते हैं जाकर के आप? हाँ जी, सो भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं और आग भी जल रही है यहाँ पर, बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। तो देखिए मेरठ का रैन बसेरा है, उसके बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफ़ी दुरुस्त नज़र आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो ठंड के महीने में जो लोग हैं रात बहुत मुश्किल से गुजार पाते हैं। उसी के साथ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जहाँ एक बुजुर्ग बैठकर कांपता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि शायद हो सकता है कि रैन बसेरे के बारे में इन्हें पता ना हो या फिर यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं मेडिकल की, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो देखिए किस तरह से ये बुजुर्ग व्यक्ति है यहाँ ठंड में कांपता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? है जी, क्या नाम है आपका?
अंदर रैन बसेरी की व्यवस्था है, वहां नहीं बैठ सकते, ठंड में बैठकर आप कांप रहे हैं। रैन बसेरे में नहीं बैठ सकते आप। तो देखिए बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद इनको रैन बसेरे के बारे में पता नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन के लिए साफ निर्देश दिया जाता है कि कोई भी गरीब व्यक्ति के लिए जिसके घर ना घर है ना ही छत है, उसके लिए रैन बसेरी की दुरुस्त से व्यवस्था की जाए। लेकिन मेरठ की बात की जाए, मेरठ मेडिकल के अंदर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है रैन बसेरी की देखने को मिली है। मेडिकल के बाहर काफ़ी अच्छी आग की व्यवस्था यहाँ नगर निगम के द्वारा देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के साथ साथ अपोजिट साइड में देखा जाए तो रैन बसेरा सामने है और सामने बैठ करके एक गरीब ठुठरता हुआ नजर आ रहा है। शायद हो सकता है कि प्रशासन की नज़र या फिर जो रैन बसेरे के कर्मचारी हैं उनकी नज़र इस गरीब पर नहीं पड़ पा रही है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।